हे वेलकम बैक टू योर चैनल माई मास्टर 9.8 जहां मिलता है आपको एग्जाम क्रैक करने का 100% कॉन्फिडेंस। और मैं अमर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। तो भैया हाँ ठीक है, बिल्कुल सही देखा आपने कि वीडियो में जो बात होने वाली है वो इंटीग्रेशन की होने वाली है। वन स्टॉप सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए जो अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि मुझे इंटीग्रेशन की आज तक फील नहीं आई। और ऐसी बातें बच्चे 12th क्लास में भी करते हैं, यहाँ तक कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है तब भी वो ऐसी बातें करते हैं कि इंटीग्रेशन की फील क्या है। और बायो बैकग्राउंड का बच्चा यानी कि मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा वो तो इंटीग्रेशन से बहुत भागता है और इसी बात की वजह से वो फिज़िक्स का डर मन में बिठा लेता है। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंटीग्रेशन की वन शॉट वीडियो जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। मैं आपको इंटीग्रेशन की फील भी दिलाऊंगा कि हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाऊंगा। और हर तरीके का सवाल जो कि फिज़िक्स में कहीं कहीं यूज़ होता है, हर तरीके का पैटर्न इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो एक छोटी सी बात, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें, वहाँ आपको नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ें, अंत तक हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन। कौन सा पार्ट है कैलकुलस का? एक होता है डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना चुका हूं डिफरेंशिएशन की, ठीक है। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। एक तो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन की, ठीक है। ये कुछ बातें लिखी हैं फालतू बकवास की, डू यू फेयर कैलकुलस, तो क्रैक इट विद सिंपल स्टेप्स। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास। कौन कौन से टूल्स हैं ये? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना। तो ये कुछ टूल्स हैं। तो एडर और सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, ये बेसिकली क्या है? ये टूल्स होते हैं। क्या होते हैं? टूल्स। आपने हमेशा इनको ऐसे ही यूज़ किया है कि एडर है तो ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्टर है दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये है डिवाइडर डिवाइड करने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें, तो ये तो थी आपकी जो आप अभी तक यूज़ करते आए। 11th क्लास में आने के बाद ये कुछ चीज़ें आपको परेशान करने लगती हैं और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये कौन है? डिफरेंशिएटर। और एक ये कौन है? इंटीग्रेटर। ये टूल्स हैं बेसिकली। तो ये करते क्या हैं सर, इनके बारे में बात कीजिए। मैंने कहा ओके, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सब बातें बात की हैं, आपको मैं पहले कुछ समझाता हूँ। तो देखो, ये एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। मैंने इसको बहुत छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि कभी कभी सोचा कि इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे। कभी कभी सोचा कि इसको ऐसे, कोई पीस, कोई, मैंने बहुत सारे पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। अब मैंने फिर एक एक पार्ट को वापस जोड़ना शुरू किया, ठीक है। आपको मैंने बिना बताए ये पार्ट्स दे दिए, ये पार्ट्स आपको दे दिए। फिर आपने धीरे धीरे इनको जोड़ना शुरू किया। तो क्या जोड़ जोड़ के आपको वापस से एक सर्कल का एरिया मिल जाएगा? डेफिनेटली मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेट करना। छोटे छोटे चेंजेस को पकड़ना और उनको जोड़ते रहना, छोटा चेंज छोटा चेंज छोटा चेंज, फिर उनको जोड़ते रहना। तो हमको क्या मिल जाता है? एक बहुत बड़ा चेंज मिल जाता है। और वो बहुत बड़ा चेंज हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है। तो इंटीग्रेट करना बेसिकली जोड़ना होता है। क्या कहा मैंने आपसे? इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? जोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं। अब आप कहो कि सर हम तो जोड़ने की प्रोसेस बचपन से करते आ रहे हैं, हम एडिशन यूज़ करते हैं उसके लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और आप एडिशन की साथ साथ आप एक ये वाला टूल भी यूज़ करते थे जिसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा। ये बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज को जोड़ने के काम में आता था,
बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ को जोड़ने के काम में आता था, इसको हम सिग्मा कहते हैं। और आप इसको कैसे जोड़ते थे, स्टैटिक्स में आपने काफ़ी यूज़ किया होगा इसका। मान लो एक F1 है, एक F2 है, और ऐसे करते करते आपके पास Fn है। समझ में आई बात? तो आप सिग्मा कैसे जोड़ देते थे कि Fi और i इक्वल टू 1 से लेकर n तक आप इसको जोड़ देते हो। तो इन सब, इसका मतलब ये हो जाता है कि F1 प्लस F2 प्लस F3, और ऐसे करते करते आप कहाँ तक जोड़ रहे हैं, कहाँ तक जोड़ रहे हैं आप इसको, Fn तक जोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसी ही जोड़ने वाली प्रोसेस इंटीग्रेशन में करने वाले हैं। किस में करने वाले हैं, मतलब ऐसी ही जोड़ने वाली प्रोसेस करने वाले हैं जिसको हम इंटीग्रेशन कह रहे हैं। तो वो इंटीग्रेशन क्या है, क्यों है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली देखो आपके सामने लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्या है, अ प्रोसेस ऑफ समेशन। क्या है, अ प्रोसेस ऑफ समेशन, प्रोसेस ऑफ समेशन है। दूसरी एक और बात लिखी हुई है यहाँ पर, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या लिखा है, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं इसको यहाँ पर एक वर्ड एंटी डेरिवेटिव भी लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव का उल्टा। तो ये दो तरीके से किताबों में समझाया रहता है कि इंटीग्रेशन आप या तो ऐसे समझ लो कि वो प्रोसेस ऑफ समेशन है, और आप उसको ऐसा भी देख सकते हैं कि वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों, क्या इनके फिजिकल मीनिंग क्या है। तो जो बात मैंने बोली वो ये लिखी है कि सिग्मा नाम की जो चीज़ थी वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ को जोड़ने के काम में आती है। किसको जोड़ने के काम में आती है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ को। जैसे कि एक 10 वैल्यू है, दूसरी 15, 12 और 20, एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ है, आपने उनको जोड़ दिया सिग्मा लगा के। ठीक है, तो ये तो सिग्मा है। लेकिन हमारा एक ऑपरेशन है जो कि ये सिग्मा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं और इनफाइनाइट हैं। तो सिग्मा उसके लिए एप्ट नहीं है। हमने इस सिग्मा की जगह एक और सिंबल यूज़ किया है जो हमारा वो प्रोसेस करवाएगा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो बेसिकली एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपको अभी शायद इतनी फील ना आए, लेकिन हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर को तो आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पढ़ भी लें आप मेरे साथ साथ। क्या लिखा है, अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कॉन्टिन्यूसली इन्फिनिटेसिमल चेंजेस। कॉन्टिन्यूस चेंज चल रहा है। जैसे कि इसको एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि एक 1 GB की फाइल है, आपने उसको डाउनलोड करने के लिए लगा दिया, तो पर सेकंड छोटा छोटा पार्ट डाउनलोड हो रहा है केबीज में। ठीक है, कई बार शायद 1 KB 2 KB बहुत स्लो स्पीड है, फिर अच्छी स्पीड आ गई 1 Mbps। तो चंक्स में छोटे 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 चंक्स हैं जिसमें वो जुड़ता रहता है और वो दिखाता रहता है कि हाँ अब जाके ये पूरी फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो गई। तो 1 GB डाउनलोड एकदम से नहीं होती, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, जितनी स्पीड होगी, तो स्पीड क्या है, पर सेकंड एक छोटा छोटा चेंज पकड़ती जा रही है और फाइनली एक बड़ी फाइल डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, अब आप कहो कि यार मास्टर हम इतना तो समझ चुके हैं कि तुम क्या समझाना चाहते हो कि डिफरेंस इंटीग्रेशन मतलब जोड़ने की चीज़ है, इतनी फील तो हमें आ गई, लेकिन इसका यूज़ कहाँ है, हम फिज़िक्स में इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के। बेसिकली इसके एप्लीकेशन दो हैं। एक तो है कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना। क्या बोले हम, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा यूज़ है वो है यही कि छोटे छोटे चेंजेस को सम अप करते रहना, छोटे छोटे चेंजेस को पकड़ते रहना और एक बड़े चेंज को कैलकुलेट कर लेना। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आप कहो कि ये वाला एरिया तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, आप प्लीज़ इसको ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें। इस वाले शेडेड रीजन को निकालना बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक 2 ये कांस्टेंट ग्राफ है। ये क्या है, कांस्टेंट ग्राफ है, और ये किसी एक्स तक खिंचा हुआ है। जैसे कि आप देखो कि ये एक्स तक खिंचा हुआ, तो ये एरिया निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आपने इसको बड़ी आसानी से बता दिया कि ये कितना है, 2x है। ये कितना है, 2x है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन की बात करूं, बहुत ध्यान से देखो,
इसको भी सॉल्व करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है किसी पर्टिकुलर x तक। ये कोई y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, यानी कि जब x पे जाके इसको देखा जाएगा तो ये x ही मिलेगा, ठीक है। तो इस शेडेड रीजन को निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कितना होगा ये, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि x²/2। आप इजीली देखें, और कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर एरिया है, इसको कैलकुलेट करना भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अगला जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो ट्रेपेजियम है, इसको कैलकुलेट करना भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ट्रेपेजियम का एरिया हम सब जानते हैं, हमने 8th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका एरिया भी आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए, ऐसा अजीबो गरीब ग्राफ दे दिया जाए y=x² का, y=x² का अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखा रखा है, प्लीज़ आप इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो अब आपको कि यार इसका तो फॉर्मूला मेरे टीचर ने कभी सिखाया ही नहीं, तो अब आप फंस गए। अब आप कैसे फंस गए कि इसके लिए कोई फॉर्मूला आपके पास है नहीं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ो तो कैसे तोड़ो, क्या तरीका है, इसका एरिया कैसे निकालें, कौन सा स्केल लेके हम इसको मेजर कर लें। तो अब आपकी मदद करने वाला है इंटीग्रेशन, कैसे वो मैं आप सिखाता हूं आपको। यही बात को एक और बढ़ाते हुए, ऐसा और अजीबोगरीब अगर ग्राफ देखने के लिए मिल जाए और आपसे कहा जाए कि आप प्लीज़ ये वाला शेडेड रीजन कोई भी फाइंड आउट करो, ऐसा कुछ भी कह दे वो आपसे बकवास बात, हाँ, तो आपको माननी पड़ेगी और आपको ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास कोई एप्ट फॉर्मूला नहीं है ऑलरेडी सिखाया हुआ, तो फिर अब इंटीग्रेशन ही एक अकेली ऐसी चीज़ है जो आपकी मदद करेगी। तो उम्मीद है मैं आपको इतना तो समझा पाया शायद कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले कुछ समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको वो जो इमेज ये वाली है अभी बताता हूं। तो मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ है, ये मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा यहां पे, ठीक है। ऐसा कुछ है, या मैं आपको ये चीज़ें, एक मिनट रुको आप, देखो इसी ग्राफ में मैं आपको कोई एक पॉइंट समझाता हूं, फिर आपको फिगर इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर, ये कोई एक ग्राफ है y=fx का, किसका ग्राफ है ये, y=fx का। ध्यान से सुनते रहना आप मेरी बात, y=fx का ये ग्राफ है, कोई भी रैंडम, मुझे नहीं मालूम, बस है, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किसका ग्राफ है, बस ग्राफ है और y=fx का। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा चेंज पकड़ता हूँ dx, आपको ये बात शायद मालूम हो कि बहुत छोटी सी चीज़ को हम d इंटू एक्स, मतलब dx, बहुत छोटी सी लेंथ dx, अगर मैं यहाँ मास लिखूँ dm, तो ये बहुत छोटा सा मास, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल बेसिकली। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सेगमेंट पकड़ा dx, ठीक है। ये जूम करके दिखा रहा हूँ वरना तो ये बहुत कम है, ये बहुत छोटा सा है और जूम करने पे ही हमें पता लगेगा कि अच्छा ये कुछ है। फिर मैंने आपसे कहा कि यार ये किसी x पे बात चल रही है, किसी x पे जाके एक छोटा सा dx एलिमेंट आपने कट कर लिया, बहुत ध्यान से सुना आप मेरी बात, क्योंकि x पे जाके आपने एक बहुत छोटा सा सेगमेंट dx कट किया है। उस dx x पे जाके जब आपने देखा तो ये कितना था, किसी x पे ये वैल्यू क्या है, fx है, किसी x पे जाके वैल्यू क्या है, fx है। तो मैं एक बात यहाँ पर कहूँ कि ये एक ट्राइंगल जैसा बन जाएगा क्या, हाँ, जिसकी जो ये लेंथ है ये कितनी है, fx है, और जिसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, dx है। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया बहुत छोटा सा होने वाला है, बहुत छोटा सा होने वाला है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, dA, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, dA कह रहा हूँ। इस dA को क्या मैं लिख सकता हूँ रेक्टेंगल के एरिया के जैसा, fx इंटू डी एक्स, बोलो क्या मैं लिख सकता हूँ, fx इंटू डी एक्स, fx इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आप कहो कि यार एक गलती हो गई, मैंने कहा क्या, कि यार ये छोटा सा पोर्शन, जो छोटा सा ट्राइंगल अपने को दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे हाथ से निकल गया,
हम इसको नहीं पकड़ रहे हैं। रेक्टेंगल में सिर्फ इतना आया, समझ में आ रही बात आपको? रेक्टेंगल में सिर्फ इतना आया, ये वाला जो ट्राइंगल है छूट गया। ऐसे ही आप यहाँ पर भी स्ट्रिप कंसीडर करो, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप, तो अभी भी ट्राइंगल इतना ही कंसीडर होगा। यहाँ पे कोई नया एफ एक्स हो जाएगा, ये कोई नया एफ एक्स है, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी है, ये है डी एक्स, तो ये वाला भी आप ऐसे लिख दोगे छोटा सा एरिया डी एक्स। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, ये छोटा सा ट्राइंगल हमारे मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ पाया। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरा एरिया कैलकुलेट करूँ, तो क्या मैं ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना सकता हूँ यहाँ पर, और उन सब का एडिशन कर लूँ तो क्या मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा पूरा? तो अब आपको वो फिगर बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे छुपा है सारा फलसफा, ठीक है। ये कोई एक रैंडम कर्व है, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज़, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। ये कोई एक रैंडम कर्व है, समझ में आई बात आपको? ये कोई रैंडम कर्व है, और मैंने एक कोई भी रैंडम स्ट्रिप को पकड़ा, तो ये कितना है, यहाँ पे दिखा रखा है उसने कि ये डेल्टा एक्स है, छोटा सा डेल्टा एक्स मैंने पकड़ा, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा एक्स। तो अब ये बहुत सारे डेल्टा एक्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, डेल्टा एक्स, ये सब, और एक एक स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा, F1 इंटू डेल्टा एक्स, इसका क्या हो जाएगा F2 इंटू डेल्टा एक्स, इसका क्या हो जाएगा F3 इंटू डेल्टा एक्स। और मैं अगर इन सबको जोड़ दूं तो क्या मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हर एक में ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे मेरा छूट रहा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप करो, एरर तो आनी है। लेकिन एक बात है, अगर ये बहुत छोटे छोटे से माने जाएं, ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो, तो क्या बहुत पास पास आ जाएंगे, और आपका ये ट्राइंगल जो आपको कंसीडर हो रहा है या अप्रॉक्सीमेशन में जो आ रहा है, ये कम होता चला जाएगा। तो बेसिकली हम यही बात लिख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे एफ एक्स डी एक्स होंगे जिनको हमें जोड़ना है आई से लेकर एन तक, एन मान लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। क्या लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो जब भी ऐसी बात हो जाएगी कि ऐसी बहुत पतली पतली सी स्ट्रिप हो जाएंगी, बहुत पतली पतली पास पास, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है तो बहुत पास पास ही आ जाएंगी, और जब मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरे भाई, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। और इसी बात को लिखने का ये तरीका है। तो अब सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइन में, जिसको आप क्या कहते हो, इंटीग्रेटर। सर इसे ही तो देख के डर लगता है, यही तो इंटीग्रेशन की जो सांप सा है ना, यही है इंटीग्रेशन का सिंबल। क्या है ये, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो मैं बहुत बकवास कर चुका हूँ, यहाँ पे नोट्स बने हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ आप देखो तो ये आपको नोट्स का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है, और जो जो मैंने आपको समझाया वो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप है जिसका ये जो वाइट वाइट कर रखा है ना, ये एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर एक छोटा सा ट्राइंगल हमारा छूट जाएगा जब मैं एफ एक्स डी एक्स करूँगा, ठीक है। वो छोटा सा ट्राइंगल हमारा अप्रॉक्सीमेशन में आएगा। लेकिन जितना छोटा मैं डी एक्स कंसिडर करूँगा, बस वो जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उतना कम होता चला जाएगा और आपका रिजल्ट उतना एक्यूरेट होता चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स यहाँ पर हम जोड़ेंगे। ये वही बात लिखी है यहाँ पर, वही बात लिखी है कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिग्मा का यूज़ किया, और इसी को मैंने आपको इसमें कन्वर्ट करके दिखाया कि डेल्टा डी एक्स जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुँच चुके हैं कि ये एक इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो छोटे छोटे dx के साथ जो चेंज आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिखते रहेंगे, और ये मल्टीप्लाई होता रहेगा और ऐड होता रहेगा। सर क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये yn लिखा है, या ऊपर क्या लिखा हुआ था, ये fx लिखा हुआ था, कि जैसे जैसे ये dx बढ़ता रहेगा आगे, ये dx आगे बढ़ता रहेगा, तो ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स हैं
ये भी बड़ी होती चली जाएंगी, तो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, dx के साथ ये वाला मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ वाले dx के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ वाले dx के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जो भी वो डिब्बा जो खाली दिखाया हुआ है, तो वो ये है कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका x के रेस्पेक्ट में। ये क्या बता रहा है, x के रेस्पेक्ट में छोटे छोटे x पकड़ रहे हैं आप, उनके साथ जोड़ते जा रहे हैं, तो इसको लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ दिस बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सिग्मा वाला इंटीग्रेशन में बदल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, इस बात को समझने के लिए आपको एक ये वाली नॉलेज चाहिए कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होती है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और एरिया अंडर वी टी कर्व आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि हम एक ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं जो कि वी टी ग्राफ है। अब छोटे से डी टी टाइम में मैं कितना चल जाऊँगा, v इंटू डी टी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये v इंटू डी टी, तो ये छोटा सा एरिया मुझे ये बताएगा कि मैं डी टी टाइम में कितना चला, फिर अगले डी टी में मुझे पता लगेगा कि मैं कितना चला। तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे डी टी टाइम को डी टी टाइम में छोटे टाइम इंटरवल्स में अपनी पूरी जर्नी को ब्रेक कर दूं, पूरी जर्नी को ब्रेक कर दूं, और फिर मैं उन छोटे छोटे डी टी में जो मैं चला हूँ डी एस सबको जोड़ता चला जाऊँ, तो क्या मुझे फाइनली मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस इंटीग्रेशन की है कि आपको वो छोटे छोटे चेंज जोड़ के बता देती है। ठीक है, तो यही बातें थी सारी, ये नोटेशंस हैं कि कैसे कैसे क्या है। इसको एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। ये इंटीग्रल का साइन है, ये वो है जिसको इंटीग्रेट करने के लिए आए हैं। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में छोटे छोटे dx में कितना fx चेंज हो रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट लिखा जाएगा और उसको फिर ये बता रहा है कि ये उन सभी को जोड़ दिया। ठीक है, ये आया है फाइनल जोड़ के रिजल्ट है, और इसके साथ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जोड़ी गई है। ये कांस्टेंट का भी एक अलग सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल ये एक कांस्टेंट है, जब भी इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने भी आपको समझाई हैं। बस एक यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि हम जो एंटी डेरिवेटिव कहते हैं वो मतलब क्या है। तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, और आप जब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स, मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन करके मिला। तो अब अगर मैं डी एफ एक्स को इधर ही रहने दूं और डी एक्स को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स को इधर ही रहने दो, ये रहा, डी एक्स इधर ले जाओ तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स डी एक्स, हाँ या ना। और फिर इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस से एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये दोनों आपस में क्या है, ये एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जब होगा तो क्या मिलेगा, एफ एक्स, और एफ एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। तो ये मिलता है डिफ्रेंशिएशन से और ये मिलता है इंटीग्रेशन से। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, एंटी हैं। जैसे कि एडिशन और उसका उल्टा है सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मल्टीप्लायर उसका उल्टा है डिवीजन, तो ऐसे ही जो डिफरेंशिएशन है उसका उल्टा है इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो, तो बेसिकली अब फाइनली बात होनी है हमारी फॉर्मूलाज की। ये अगर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इसको समझें। ठीक है, यही है आपके जो अभी तक समझाया वो फिजिकल सिग्निफिकेंस था बेसिक, और कंक्लूजन यही है उस बात का कि जोड़ते हैं हम, और उसकी एप्लीकेशन हमारी फिजिक्स में क्या है, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना। तो अब बहुत ही कम टाइम में मैं आपको कुछ फॉर्मूला सिखाऊंगा और हर एक के ऊपर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो स्किप करोगे तो उसमें तुम्हारा घाटा है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर एफ एक्स एक्स रेज टू पावर एन हुआ, यानी कि मैं एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ मैं, तो डी एक्स के साथ कैसे चेंज होगा, ये थोड़ा, तो उसको मैं जोड़ूंगा और मुझे एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा जो छोटे छोटे चेंज को जोड़ के आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से सुनो कि इसके लिए एक फॉर्मूला है, x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1
एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एड c, दैट कॉन्स्टेंट टर्म। अगर आपने ये कॉन्स्टेंट टर्म नहीं यूज़ करी तो कुछ गलत हो जाएगा, कोई एक चीज़ मिस हो जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या है, कांस्टेंट ऐड करने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो एक्स रेज़ टू पावर n का ये वाला फॉर्मूला आप याद करो, एक्स रेज़ टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, एक्स रेज़ टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। 4 बार बोल लो, इसको लिख लो, ये बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यू नो नीड टू वरी अबाउट, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। फिर मैंने आपसे कहा कि चलो n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x की पावर जैसे ही 1 हुई तो क्या ये x dx बन जाएगा, और इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, आप कुछ मत सोचो, आप खुद से सॉल्व करो। तो x रेज़ टू द पावर 1 प्लस वन, यहाँ पे क्या है, x की पावर क्या है 1, और हम फॉर्मूला क्या पढ़ के आए अभी, एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। तो बाबा यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करो, एक्स रेज टू पावर 1 प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन, जिसको सॉल्व करके आता है एक्स रेज टू पावर 2/2। यहाँ पर अगर वैल्यू n की 2 हो गई तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चल रहा है, तो फिर से आप यहाँ पे x की पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। एडिशन, एक एडिशन ऑफ कांस्टेंट सबके साथ है। ऐसे ही आप बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए सॉल्व करो। यहाँ पर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, आप इसका इंटीग्रेशन करिए मेरे साथ। एक्स की पावर क्या है, पॉज करके आप पहले खुद से करो। तो एक्स की पावर यहाँ पे 1/2 है, अब इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस वन। सर कैलकुलेशन से मुझे डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं है बाबा, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। तो एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस वन, यानी कि एक्स की पावर 3/2, और ये भी क्या है नीचे 3/2, सिंपल। तो ये आ गया रिजल्ट आपका, एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, और साथ में क्या है, एक एडिशन ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। एक रूल ये वाला ध्यान से सुनो, इसको भी आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आप पॉज करके पहले खुद से करो, वीडियो आगे मत देखो, मत देखो, मत देखो, खुद से करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मुझे कुछ समझाना है, खुद से करो बाबा, ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने पॉज किया हो और फिर सॉल्व किया हो, तो देखा हो कि आंसर क्या आ रहा है, कि सर इसमें क्या हुआ कि x की पावर -1 हो गया। ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1, यहाँ नीचे क्या x की पावर 1, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और जैसे ही आप इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, तो x की पावर -1, x की पावर -1 तो ये हो ही गया। अब इसके अंदर एक बार +1 ऊपर और -1 + 1 नीचे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपने अप्लाई करा, वही जो मैंने अभी आपको सिखाया। लेकिन बच्चों ने क्या पाया कि सर ये तो एक्स रेज़ टू पावर 0 डिवाइड बाय 0 हो गया, और ये तो समथिंग डिवाइड बाय 0 है विच इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो चुका है बेसिकली ये। तो सर क्या करें, इसका आंसर इन्फिनिटी रखें या क्या है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पावर रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। जो मैंने आपको अभी पावर रूल समझाया, एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो y इज़ इक्वल टू अंडर रूट y इज इक्वल टू 1/x है, उसका ग्राफ ये होता है। ठीक है, उसका ग्राफ ये है, और जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप ये शेडेड एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, 1/x का इंटीग्रेशन log x। सर याद कर लूँ क्या, बिल्कुल याद कर लो, समझाओगे नहीं क्या, नहीं याद ही करना है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, समझा सकता हूँ लेकिन प्लीज़ अभी चलते रहो आप बस। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, अच्छा हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे कि आपको log x का डिफ्रेंशिएशन याद है क्या, log x का डिफ्रेंशिएशन, हाँ सर मुझे याद है। मैंने कहा क्या होता है, तो बोला बच्चा 1/x। तो मैंने आपको भी बताया ये बात, एक तो जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ इस बात का कि log x कैसे आया। तो log x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1/x। 1/x का अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए बच्चों, हमें log x मिलना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का एंटी होता है।
तो उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि 1/x का इंटीग्रेशन log x है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपको ये याद ही करने हैं। सर याद ही करने हैं क्या? बिल्कुल याद करने हैं। मैं कुछ याद करा देता हूँ आपको, मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ। बोलो sin x का क्या है? बैठे बैठे बोलो ना बाबा, धीरे धीरे ही बोल लो, मेरे साथ बोल लो, याद हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। सर ये तो गलत बात है। मैंने कहा क्या हो गया कि वहाँ पे तो sin x का cos x होता था। तो बाबा वो था डिफरेंशिएशन, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन की बात चल रही है। वो क्या है? माइनस cos x। क्या है वो? माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। और cos x का क्या होता है? वहाँ पे आता था माइनस sin x। बी केयरफुल, यहाँ पे cos x का क्या आ रहा है? sin x आ रहा है। cos x का क्या आ रहा है? sin x। cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, sin x का माइनस cos x, sin x का माइनस cos x, और cos x का क्या है? sin x है। ठीक है। e रेज टू पावर x ब्रह्मास्त्र, e रेज टू पावर x के पास ब्रह्मास्त्र है। ये अमर है, बेसिकली अमर है का मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं उखाड़ पाया, इसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। इंटीग्रेशन आया और चला गया, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x ही रहा। मैंने एक मीम देखा, मीम के बारे में बात नहीं करूँगा, बस चल बता देता हूँ। मैंने एक मीम देखा, टॉम एंड जेरी देखा है? तो टॉम जो होता है ना बिल्ला, वो एक लंबी सी रॉड लेके आया और उसके पास जेरी था। उसने जेरी के ऊपर एक हिट किया तो जेरी की शेप बन जाती है इस रॉड में, देखा है ना? फिर वो दोबारा हिट करता है तो दोबारा भी जेरी की शेप बन जाती है, लेकिन जेरी को कुछ नहीं होता। फिर तीसरी बार हिट करता है तो जेरी की शेप बन जाती है उसमें, लेकिन जेरी को कुछ नहीं होता। तो जेरी के ऊपर पता क्या लिखा था? e रेज टू पावर x, और इस डंडे पे लिखा हुआ था डिफरेंशिएशन, और इस डंडे पे क्या लिखा था? इंटीग्रेशन। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x भी e रेज टू पावर x ही होता है। तो डिफरेंशिएशन भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता और ना ही इंटीग्रेशन उसका कुछ उखाड़ पाता। तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, e रेज टू पावर x ही रहता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक और बात समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0? बोलो, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, और 1 को क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, और फिर क्या अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1। तो ये क्या बन गया? x की पावर 0 + 1 क्या हो गया? 1। तो यानी कि x है और 0 + 1 क्या है? 1। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आया? x। dx का इंटीग्रेशन क्या है मेरे भाई? x आया। तो आज के बाद याद रख लो, dm का इंटीग्रेशन क्या आएगा? m। dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा? z। dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप आए, बहुत शानदार। बहुत प्यारे नोट्स बना रखे हैं मैंने आपके लिए, हैंड रिटन एकदम टॉपर्स के नोट्स हैं बाबा, हल्के में नहीं लेना क्या। तो चला जाए, कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी साथ साथ दिखाता चल रहा हूँ ना, दिक्कत क्या है, बस सुनता रहे, मस्त एकदम। अगर तुझको वीडियो स्लो लग रही है तो 1.5 की स्पीड से देख, 1.75 की स्पीड से देख, या 2 की स्पीड से देखना। स्किप मत करना, स्किप करा तो कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। एक बार एक वीडियो जड़ से आखिर तक ख़त्म कर दो और उसके बाद सवाल लगा लो 50-100, उसके बाद टेंशन ही ख़त्म, कुछ नया मिलेगा ही नहीं ना, कुछ नया मिलेगा ही नहीं। एक ही बार 100 सवाल लगाओ, ख़त्म करो, जितने एक तरीके के सवाल हैं निपटा दो। चलो जल्दी से बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। तो ये कोई कांस्टेंट है, ये के क्या है? कोई कांस्टेंट है, ये एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब आया इंटीग्रेशन, ऐसा था ये के इंटू एफ एक्स, अब आया इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, मेरे से सांप भी ठीक से नहीं बन रहा मैं चाहता हूँ कि बिना, दिक्कत होती है थोड़ा सा, ये जूम कर रखा है तो सीधी लाइन नहीं पड़ती। चला जा, तो अभी इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया। तो देख इस के की बात सुन, ये इंटीग्रेशन को कहता है कि देख भाई, मैं तो मल्टीप्लायर हूँ, मैं एक कांस्टेंट हूँ, तू चाहे मुझे पहले एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर और उसके बाद इंटीग्रेशन कर, तू चाहे पहले मुझे के साथ मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर, या मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर दे, तू पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दे और उसके बाद में मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, इस कांस्टेंट की भूमिका यहाँ पर कौन निभा रहा है? 2 निभा रहा है। अब 2 ने कहा कि देख भाई इंटीग्रेशन, तू आया, बहुत अच्छी बात है, मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर बैठा हूँ, तो चाहे तो तू एक्स स्क्वायर का पहले इंटीग्रेशन कर दे, मैं बाद में मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, या मुझे पहले मल्टीप्लाई कर बाद में इंटीग्रेशन कर, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि आप 2 को निकाल लो बाहर, ठीक है, 2 को आप निकाल लो बाहर और एक्स स्क्वायर को रहने दो अंदर।
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी हम क्या देख के आए, एक्स की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर रखो, तो एक्स की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, तो ये कितना आ गया बोलो, x³/3, x³/3 और प्लस एक सी है ही, ठीक है। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल समझ में आया आपको? कांस्टेंट मल्टीपल रूल कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात करें, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, भारतीय रेलवे। चला जा, कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको नोट करना है। देख मैं तुझको बता देता हूँ कौन सा यूज़ होता है और कौन सा नहीं यूज़ होता। देख भाई, ये सेक स्क्वायर एक्स 10x ये यूज़ हो जाता है, ये बस देखने के लिए हैं, पढ़ना चाहो पढ़ लो, बहुत फ्रिक्वेंटली ये यूज़ नहीं होंगे, इक्का दुक्का कभी यूज़ हो गया, इंपॉर्टेंट इतने नहीं हैं, लेकिन मैंने लिख दिए सारे आपकी कन्वीनियंस के लिए कि कहीं कोई आप टफ सवाल देखो, जेई एडवांस के कोई सवाल देख रहे हो तो ये यूज़ हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूलाज आपके पास होने चाहिए, प्लीज़ आप इनको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। इसमें मैं आपको याद रखने के लिए कहूँगा ये वाला बस मेनली, ठीक है। अब इसको भी आप देखो कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया 10x, तो हुआ ना एंटी डेरिवेटिव वाली बात, ठीक है। वहाँ पर भी ऐसा होता था कि ये सब वही है बाबा, बस ये नए हैं, ये आपके लिए नए हैं, ये आपको नया लगेगा, ठीक है, बाकी पढ़े हुए हैं आपके, ठीक है। चलो, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ध्यान से सुनना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीग्रेशन में कैसे होती है कि मान लीजिए दो फंक्शन है, मान लीजिए क्या है, दो फंक्शन है, एक है fx और एक है gx, तो fx gx के साथ मान लीजिए ऐड हो रहा है, इंटीग्रेशन अब आ गया, वो अब इसके एडिशन का इंटीग्रेशन करना चाहता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इनका इंटीग्रेशन हुआ तो बात कुछ ऐसी है, fx ने कहा कि आप मेरा अलग से इंटीग्रेशन कर दो और gx का अलग से इंटीग्रेशन कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दो। कहने का मतलब ये है fx का अलग इंटीग्रेशन और gx का अलग इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ रहे हो क्या? लाओ लिख दूं मैं, घबराने की कौन सी बात है, दिक्कत की क्या बात है, आमिर तेरे साथ है, आजा। तो gx का इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंपल। सर एग्जांपल दिखाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाया हूँ तेरे लिए एग्जांपल, आजा आजा। सर अगर माइनस हो तो दिक्कत ही नहीं है, सोच नहीं है, माइनस लगा दो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान, अभी दिखाता हूँ ना यार एग्जांपल, एकदम मस्त फील आएगी, आजा। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन होने के लिए आ गया, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, इंटीग्रेशन होने के लिए आ गया, तो अभी क्या करें, एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन करना बाबा, साइन एक्स का अलग इंटीग्रेशन करना है बाबा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी सिखाया बाबा, x³/3 होता है बाबा, और भैया साइन एक्स का क्या होता है अभी तो याद करा था, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस और कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है, लिखा है ना बाबा, मस्त मजा आया ना। तो सर ये थे इंटीग्रेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सर अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, और ये साइन एक्स का आता माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाता प्लस। क्या आपको बात समझ में आई? अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, इसके साथ एक माइनस कॉस एक्स, ऑलरेडी एक माइनस इसके साथ आता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, और ये कांस्टेंट सी, ठीक है भैया, बेहतरीन, मस्त मस्त, एकदम मस्त, मज़ा आया, ठीक है। अभी बात होने वाली है मल्टीप्लाई की, कि सर अगर दो फंक्शन हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमें इनका इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करें, तो इसके लिए एक आपको नया रूल सीखना पड़ेगा, जैसे कि आपने वहाँ डिफरेंशिएशन में सीखा था, दो प्रोडक्ट में होते हैं, प्रोडक्ट रूल सीखा था आपने, उसके लिए क्या सीखा था, प्रोडक्ट रूल, कि आप एक को एज इट इज़ रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे को एज इट इज़ रखो, जो पहला एज इट इज़ था अब उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये डिफरेंशिएशन की वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसके लिए एक नया रूल है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नॉन स्टॉप पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, बस तुम्हारा साथ चाहिए। इधर देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आ जा। तो भैया इंटीग्रेशन होना है
सर ये फर्स्ट सेकंड क्या लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी उड़ा दिया मैंने, तो घबरा मत घबरा मत। देख इसमें ना हमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, दो फंक्शन लिखे हैं उसको हमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। सर कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, घबराने का नहीं ना, मैं हूँ ना। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख, मान ले ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एफ एक्स को मान ले एक्स और इसको मान ले ई रेस टू पावर एक्स, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स है। इसका इंटीग्रेशन करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसको ऐसे देख, मेथड कौन सा है भाई, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेथड कौन सा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इनको मान लेते हैं, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, सेकंड। इनका इंटीग्रेशन होना है, तो देख इसको कैसे, इसको फॉर्मूले को याद ही करना है। मैं दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे फॉर्मूला, कि अगर इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करते हैं। देख फर्स्ट मैं लिखता हूँ पहले, तू यहाँ देख के शायद घबरा रहा हो, मैं तुझको अलग से लिख के बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड dx, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखो, कुछ ना कहो, चुपचाप रख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। इतनी बात समझ में आई, अभी रुकना नहीं है। माइनस, अभी एक एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। फर्स्ट फंक्शन रखा, कैसे रखा, एज इट इज, सेकंड का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, बड़ा मजा आया। उसके बाद अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, किया, फर्स्ट वाले का क्या किया, डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई। सेकंड वाले का करो इंटीग्रेशन, दोबारा से, हाँ दोबारा से। अब इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करने की बात है। मेरे पास जगह कम पड़ रही थी इसलिए। तो यहां तक तो समझ में आया, क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, समझ रहे हो ना बाबा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, उसके बाद सेकंड का कर दिया इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया फिर से, और फिर ये जो पूरा बन रहा है इसका फिर से इंटीग्रेशन करो dx। सर ये तो बड़ा ही खतरनाक है, इससे अच्छा तो प्रोडक्ट रूल ही था डिफरेंशिएशन का। हाँ थोड़ा सा अलग है, इसीलिए तो बच्चा भागता है इंटीग्रेशन से, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा इंक्लूड हो जाती है इसमें, इसलिए भागता है बच्चा। चल आजा दिखाता हूँ मैं तुझको ऐसे एग्जांपल, एक एग्जांपल देख ले, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले इसको याद कर जल्दी से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का कर डिफरेंशिएशन, सेकंड का कर इंटीग्रेशन, पूरे का कर दे उसका फिर से इंटीग्रेशन। समझ में आई बात, चल आजा, ये दिखा देता हूँ, लिखा हुआ मेरे पास, ये लिखा हुआ है, साफ साफ करके लिखा हुआ है ना, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया ना, सेकंड का इंटीग्रेशन किया ना, और फिर इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। आजा एक एग्जांपल दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक्स ई रेज टू पावर एक्स, सर फर्स्ट सेकंड कैसे मान रहे हो, क्या मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लूँ, नहीं, इसके लिए एक रूल है कि कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड मानना है, इसके लिए एक छोटा सा रूल है, उसको कहते हैं रूल आइलेट, रूल टू ऑप्ट फर्स्ट एंड सेकंड। किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है, इसके लिए एक रूल है, ठीक है। क्या रूल है, ये है आई लेट, मैं लेट आया, आई लेट या आई लेट, जो भी तुझको जैसे भी याद रहे, आई लेट, मैं लेट, मैं हमेशा देर से करता हूँ सब काम, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो आई लेट, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि कौन होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, पता है ना बाबा, ये घबराने की बात नहीं है। साइन इनवर्स एक्स, ये वाले फंक्शन कौन से होते हैं, इनको कहते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। मस्त नोट्स बने में बाबा, ठीक है। एल से होता है लॉग, ए कौन एल्जेब्रिक, ट्री कौन ट्रिग्नो, साइन कॉस टैन कॉट, ई कौन एक्सपोनेंशियल यानी कि ई रेज टू पावर एक्स, ये वाले। तो जो पहले है उसे पहला मानना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ पे क्या था अभी, एक्स ई रेज टू पावर एक्स, तो एक्स कौन है, एल्जेब्रिक, ई रेज टू पावर एक्स ये रहा, तो इसलिए एक्स को मैंने क्या बोला 1 और ई रेज टू पावर एक्स को क्या बोला मैंने 2। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे, जैसे कि लॉग एक्स है, लॉग एक्स, उसके साथ इसको सॉल्व करने के लिए, लॉग एक्स को सॉल्व करने के लिए मैं साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँगा 1,
तो 1 हो गया अलजेब्रा, लॉग तो लॉग है ही, तो यहाँ पे लॉग कहाँ आ रहा है पहले और अलजेब्रा आ रहा है बाद में। समझ में आई बात? तो देख मैंने लॉग को 1 बोला, इसको ये बोल दिया। अगर यहाँ पे x ऐसे लिखा हो x sin x, तो आई लेट में आई लेट ये अलजेब्रा, आई लेट अलजेब्रा, तो a से क्या आ गया अलजेब्रा और t से क्या आ गया ट्रिग्नो। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको बोलो, सेकंड इसको बोलो, और फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चला जाए, एक फॉर्मूला खेल के दिखाता हूँ मैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड बोलना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एक जल्दी से रिकॉल कर लिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, चला जा। अब एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स को क्या बोल दिया 1, ई रेज़ टू पावर एक्स को क्या बोल दिया सेकंड। आजा करके देखते हैं इसका। मैं सॉल्व हुआ नहीं दिखा रहा हूँ तुझे, खुद ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट फंक्शन को क्या रखना है, एज इट इज़ रखना है। फिर ई रेज़ टू पावर एक्स का क्या कर देना है इंटीग्रेशन, फिर माइनस करना है। माइनस क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन किया मैंने। ठीक है भाई, फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन, और फिर ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का हमें क्या कर देना है इंटीग्रेशन दोबारा से। तो एक्स एज इट इज़ रहेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर एक्स ही आ जाएगा। देखिए वाला स्टेप ये लिखा है, एक्स का एक्स ही रहेगा। ई रेज़ टू पावर एक्स को सॉल्व करके क्या आया, ई रेज़ टू पावर एक्स आया ना। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और ई रेज़ टू पावर एक्स इस ये कितना हो गया 1, और इसको सॉल्व करके क्या आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स। देखो गया ना सिंपल। तो 1 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स। फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये ई रेज़ टू पावर एक्स, ये इसको सॉल्व करके आया, इस पूरे को सॉल्व करके ना ये ई रेज़ टू पावर एक्स आया, और ये हो गया 1। तो ई रेज़ टू पावर एक्स और ये बचा हुआ डी एक्स, फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? तो क्या बच गया एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स। ऐसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करना है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स अकेला बैठा था, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, मल्टीप्लाई बाय 1 और फर्स्ट सेकंड मान लो। तो अभी मैं तुमको क्या समझाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू 1 का इंटीग्रेशन, और जो सॉल्व करके आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन। तो log x तो log x ही रहा। यह 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया x, माइनस log x का क्या आता है 1 बाय एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या आया 1 बाय एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या आया x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आया x, तो x से x क्या हो गया कैंसिल, तो 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो ये सॉल्व करके फिर से क्या आएगा x, तो log x इंटू एक्स माइनस एक्स। दिखा देता हूँ मैं पूरा सॉल्व हुआ हुआ। log x इंटू log x इंटू एक्स, यहाँ पे x मिसिंग है। हाँ जी, तो यहाँ पर एक x मिसिंग है, ये x आ गया इसका, तो ये तो क्या हो गया 1। ठीक है, ये सब क्या हो गया इधर, इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया 1 आया, ये इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा 1। तो ये क्या हो गया log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है x log x माइनस x। इसको सॉल्व करके फिर से क्या आएगा x आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया x log x माइनस 1। सर इसको याद कर लें क्या? हाँ, इसको याद कर लो तो फ़ायदे में रहोगे, ये बार बार आता ही रहता है। ठीक है, आओ काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम, ख़त्म होने वाला है हमारा इंटीग्रेशन। एक इम्पॉर्टेंट बात है डेफिनेट इंटीग्रल वो करनी है, और एक ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस उसके बाद आप फ्री हैं। ध्यान से सुनना, काफ़ी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो आओ एक देखते हैं, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की बात होने वाली है। ध्यान से देखो, ऐसे फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात होने वाली है जहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन में, चेन रूल। ठीक है, मान लो एक डिब्बा है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो इसको जो भी आप इनपुट दोगे ये उसका स्क्वायर बाहर निकाल देगा। अब ये वाला इनपुट आपने किसी और डिब्बे को दे दिया जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन,
समझ में आई बात आपको? तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे कहते हैं डेफिनेशन के ऊपर एक और डेफिनेशन बन जानी, डेफिनेशन के ऊपर एक और डेफिनेशन चढ़ जानी, यानी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये दो फंक्शन है, एक तो स्क्वायर वाला फंक्शन है और एक फंक्शन है साइन। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इसको क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो हमारी हेडिंग यही है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। और इसके लिए वहाँ पे क्या यूज़ करते थे हम? डिफरेंशिएशन में चेन रूल। हमारी हेडिंग यही है, देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो x को इनपुट दिया तो क्या निकला? एक्स स्क्वायर। जब इसको साइन पे इनपुट दिया तो क्या निकल के आया? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब टारगेट ये है, अगर ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करें? तो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, पापा बेटा। वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन में दादा पापा बेटा रूल भी पढ़ चुके हैं। मतलब वहाँ पे फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, यानी कि अगर एक और डिब्बा भी इसके साथ यहाँ लगा दो जिसके ऊपर लॉग लिखा हो तो क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। तो तीन फंक्शन हो गए। यहाँ पे हम दो की बात कर रहे हैं। तो एक पापा है, एक बेटा है। तो इसको कैसे सॉल्व, क्या कहानी मैंने बना रखी है इसको समझने के लिए कि यार पापा बेटा साथ बैठे हुए थे छत पे, इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन आया तो बेटे को डर लग गया, पापा से कहने लगा पापा पापा इंटीग्रेशन आ रहे। तो पापा ने कहा बेटा तू नीचे जा, इंटीग्रेशन से मैं लड़ लूँगा। तो बेटा भाग के नीचे जा रहा था और ऊपर पापा इंटीग्रेशन से लड़ रहे हैं। बेटा जैसे भाग के नीचे आ रहा था तो उसको डिफरेंशिएशन ने पकड़ लिया, ठीक है। ऊपर पापा का क्या हुआ? इंटीग्रेशन। नीचे बेटा भाग के आ रहा था तो उसे कौन पकड़ लिया? डिफरेंशिएशन। तो उसका नीचे आने के बाद क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस कहानी से अपना काम बन जाएगा। तो यही बात लिखी भी है, इसको पापा बेटा रूल कह सकते हैं आप। पापा का ऊपर क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन, और बेटे का नीचे क्या होगा? डिफरेंशिएशन, बस। और साथ में क्या लगा दो? एक वही प्रथा के मुताबिक एक प्लस सी लगा दो। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, देख क्या दो एग्जांपल दिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। यहाँ पे बस तू इतना पहचान ले पापा और बेटा कौन है। पापा ये रहा और बेटा ये रहा। पापा का ऊपर क्या होना है? इंटीग्रेशन। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अंदर कौन बैठा है। जब पापा के साथ लड़ाई चल रही है इंटीग्रेशन की तो आपको बेटे पे ध्यान नहीं देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का साइन का इंटीग्रेशन होना है तो यह क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। पहली बात तो आप ये जो लिखा है ये समझ में आ गया कि पापा का क्या हो रहा है? ऊपर इंटीग्रेशन और बेटे का नीचे क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आ गया? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का नीचे डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x। बात समझ में आई क्या? ठीक है। और साथ में क्या लगा दिया? प्लस सी। ऐसे ही मेरे पास एक और है, 4 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, 4। है कोई मास्टर? मैं हूं ना। तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये अंदर कौन बैठा है? बेटा। बाहर कौन है? पापा। कॉस ऑफ, इसको पढ़ के देखना समझ में आएगा। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी बेटा है, उसका फिर कॉस हो रहा है। तो कॉस का ऊपर क्या होना है? इंटीग्रेशन होना है। और ए एक्स प्लस बी का क्या होना है? नीचे डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब कॉस का क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन, कॉस का साइन, कॉस का साइन, कॉस का साइन। डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है भैया। मस्त समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो यार कॉस ऑफ, कॉस का क्या हो गया? साइन, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन नीचे क्या हो गया? ए, ठीक है। और देख ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ई कौन हो गया? पापा, और एक्स स्क्वायर कौन हो गया? बेटा। समझ में आ रही बात? तो ई का क्या हो गया? ऊपर इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर का नीचे क्या आ गया? डिफरेंशिएशन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मस्त। आजा। तो ये देख, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर का वो तो अमर है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर का क्या आ गया? ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2x। बात समझ में आ गया? तो ऊपर ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये भी समझ में आ गया। ये देख, ये रेसिप्रोकल ऑफ 2x+3 है। क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ 2x+3। तो रेसिप्रोकल 1 समथिंग का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? लॉग। 1/x का क्या होता है? लॉग। तो रेसिप्रोकल के लिए इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिलेगा? लॉग। और ये जो जिसका रेसिप्रोकल हो रखा है यानी कि 2x+3, उसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया? 2। सिंपल है बाबा, बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। 5 एग्जाम्पल करवा दिए मैंने तुझको, पागल हो गया हूँ क्या मैं?
भाई इतने सारे एग्जांपल, चलिए वाला तो खुद से करना। देख इसमें यहाँ पे इस स्क्वायर ऑफ, इसको पढ़ के देखना समझ में आएगा। स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी, स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी, स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो बाबा पहले स्क्वायर का डील करो। स्क्वायर कौन है? पापा। और अंदर जो किसका चल रहा है? ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी हो गया बेटा और स्क्वायर हो गया पापा। तो पापा का होगा इंटीग्रेशन और बेटे का होगा नीचे डिफ्रेंसिएशन। तो देखो इसको, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें लगा दो पावर रूल, यानी कि इस क्या है पावर रूल? 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1। तो ये जो इतना रिजल्ट है ये तो किसका रिजल्ट है? इंटीग्रेशन का। और ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंसिएशन हुआ वो क्या आया? ए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ना समझ में आ रही हो बाबा पूछना है, नहीं पूछोगे तो बस वही मालिक है तुम्हारा। पूछना तो पड़ेगा ना यार। चल एक और बढ़िया सवाल है यहाँ पे। हाँ देख, इन दोनों बातों में फ़र्क होता है। किसमें? साइन ऑफ 30 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। एक अनपढ़ बच्चे के लिए तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो एक अनपढ़ बच्चे के लिए तो दोनों बराबर हैं, लेकिन एक समझदार बच्चा क्या कहेगा कि सर ये ना साइन ऑफ 900 लिखा हुआ है और साइन 30 का स्क्वायर लिखा हुआ है। साइन 30 होता है 1/2 उसका स्क्वायर। तो ये दोनों बातें कभी सेम हो सकती हैं? कभी नहीं। सॉरी। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो मैं आपको साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अभी करना सिखा चुका हूँ कि साइन पापा है, एक्स स्क्वायर कौन है? बेटा। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है? देखो भैया, इसके अंदर आपको पहले जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 2x के फॉर्मूले के पास, जो क्या कहता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, कि मैं इसके इक्वल होता हूँ। अब साइन स्क्वायर एक्स निकालना है मुझे यहाँ से, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स ये आएगा। इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ और कॉस 2x को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - cos 2x, 1 - cos 2x, और ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 आ जाएगा फिर नीचे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 - cos 2x बाई 2, 1 - cos 2x बाई 2। लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला। हो सकता है आपको कम दिखाई दे रहा हो, ये रहा, ठीक है। अब ये है साइन 2x की जगह ये लिख दिया। अब 1/2 इसको कैसे ब्रेक करूं सर मैं? इसको ऐसे ब्रेक करो, 1/2 को अलग लिख लो, 2 को इसके साथ भी इसके साथ भी लिख दो, ठीक है। और फिर -cos 2x/2 इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। तो 1/2 का इंटीग्रेशन करना बखूबी आता है आपको। हाफ बाहर ले आओगे, अंदर क्या रह जाएगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो क्या हो गया? x/2। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे? पापा बेटा रूल, हाफ को तो निकाल के ले आओ बाहर। करवाता हूँ, घबराने की मरने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़, मैं करवा रहा हूँ। इसमें हाफ को ले आओगे बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा? cos 2x dx। अब cos कौन हो गया? पापा, और ये कौन हो गया? बेटा। क्या समझे? cos का क्या होता है? साइन 2x, और 2x का नीचे डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या बचेगा? 2। तो क्या बच गया? साइन 2x डिवाइड बाय 4। यही लिखा है यहाँ पे, समझ में आया? और साथ में क्या है? एक कांस्टेंट प्रथा के मुताबिक। सर ये सी क्या है? बस 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 खत्म होने वाला है सी का किस्सा भी, ठीक है। 1 मिनट की बात और है हमारी। देखो, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह के सवाल भी होते हैं कि सब्स्टिट्यूट करना है तब आपको कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके का सवाल है ये, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है ये। अगर इसका इंटीग्रेशन होने लगे तो कैसे होगा? तो इसमें क्या करना है बाबा? 1 + x² को आप क्या मान लो? t के इक्वल। जैसे ही आपने ये करा, अब आपकी ज़िंदगी आसान होनी शुरू हो जाएगी। इसको सबसे पहले ये करो कि 1 + x² को t मानो,
पहली बार में फील नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। हाँ जी, तो 1 + x² को आप क्या पुट कर दो, टी के इक्वल। अब इसका फिर जब डिफ्रेंशिएशन करने की बात आई, 1 + x² को आप देखो, मैं कर देता हूँ यहाँ पे x/1 + x² dx। आपने क्या किया, 1 + x² को क्या मान लिया, t। इसको सॉल्व करना है आपको, i को। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो क्या है, 0। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, 2x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2x और साथ में क्या आएगा, dx/dt और इक्वल टू 1। तो 2x dx किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया। सर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो। चलो मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ कि 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2x। और साथ में आप क्या लिखोगे, dx/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। तो फाइनली ये क्या हो गया, 2x dx/dt इज इक्वल टू 1। तो dt किसके इक्वल आ गया, 2x dx इक्वल टू dt। यानी कि अगर 2 इधर से उठा के इधर ले जाएं तो x dx किसके इक्वल आ गया, dt/2 के। तो क्या x dx आपको दिख रहा है, क्या मैं इसको dt/2 लिख सकता हूँ। और 1 + x² को मैं t मान के चला था, तो क्या मैं इसको t लिख सकता हूँ और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन करूँ उसमें लास्ट में t को वापस वही पुट कर दूँ जो मैंने एज्यूम किया है। आओ देखते हैं। तो ये सब तो वही है। 1 + x² को आपने क्या माना, t के इक्वल। फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, वो 2x dx इक्वल्स टू dt, यानी कि x dx किसके इक्वल आ गया, dt/2। तो आपने क्या किया, x dx की जगह क्या पुट कर दिया, dt/2। क्या पुट कर दिया बाबा, dt/2। ठीक है, तो फिर dt/2 हो गया। और ये कौन है, t है बचा हुआ। तो हाफ को निकाल लो बाहर, अंदर क्या कौन रह गया, dt/t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln t। और साथ में क्या है, +c ln t। अब इसको क्या लिख दो आप, हाफ ln 1 + x² + c, क्योंकि मैंने 1 + x² को ही t माना था। ये वाला आप खुद से करके देखो, समझ में आएगा आपको। बहुत सवाल किए हैं हमने, बस इसमें ये समझ लो कि हमें ये ऑब्जर्व करना है कि किसी वहाँ पे जो सवाल है उसके अंदर एक किसी चीज़ को ऐसा कुछ माना जाए कि उसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी वहाँ मौजूद हो, उसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी वहाँ पे हो, जिसको मैं सब्सटीट्यूट कर पाऊँ। तो ये सवाल आप खुद से करके देखना, समझ में आएगा। ओके, तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन का आखिरी पड़ाव है, जो कि मुश्किल से 10 ही मिनट का है, 10 मिनट मुश्किल से। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल। क्या है ये, डेफिनेट इंटीग्रल। सर ये क्या बकवास है, अभी तक क्या चल रहा था, इनडेफिनेट मतलब कोई पर्टिकुलर बात ही नहीं। हाँ, डेफिनेट का मतलब बिल्कुल सही इंग्लिश वाला ही, कि हाँ ये इसके पे बात कर रहे हैं। इससे पहले तक हम ऐसे बात कर रहे थे कि इन जनरल, इन जनरल। और अभी हम बात करने जा रहे हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे। जैसे कि अभी तक आपने जो एरिया कैलकुलेट करा वो था कुछ भी से मतलब, एक सेकंड प्लीज, यहां तक का एरिया निकालना है, ऐसा उसने कहा। लेकिन अभी सिर्फ यही वाला एरिया चाहिए, x = a से लेकर x = b तक। ऐसी बात है कि सिर्फ यही एरिया चाहिए। जैसे कि मैंने वहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया था, ये वाला y = x वाला। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, x²/2। रैंडम था वो, कहीं तक भी। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ यही एरिया चाहिए कि जब x 3 से 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना एरिया आएगा, ऐसा सवाल। तो इस तरीके के सवाल जब आप किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में एरिया निकालना चाहते हो, उसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब इसमें आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, आंसर के तौर पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, आओ थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको एक ये वाला एग्जांपल भी दिया कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इससे पहले तो इन जनरल बात हो रही थी कि किसी टाइम टी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ विद इन
टू स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम्स, इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यानी कि डेफिनेट बात होने वाली है। तो कैसे करते हैं इसको, क्या है ये बकवास, आइए समझते हैं। तो आज हमें वही इंटीग्रेशन करना है। ये भी देखो आप, वही फिगर है, एरिया सिर्फ ये है जो रिक्वायर्ड है, ये वाला एरिया निकालना है। समझ में आई बात आपको, ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया रिक्वायर्ड ये है x1 से लेकर x2 के बीच में। तो ये बहुत आसान है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो यार, सिंपल आप इंटीग्रेशन करो जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ समझाता हूँ, आ जाओ। देखो, ये आपका कोई fx फंक्शन है, आप इंटीग्रेट करने लगे तो आपको क्या मिला, fx मिल गया, ठीक है। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि मुझे x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक जोड़ना है, जैसे कि यह बात हो रखी है, ठीक है, ये वाला एरिया ही चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे x इक्वल टू ए लिखो और यहाँ पे लिखो x इक्वल टू बी, या आप a और b लिखो। a को कहा जाता है, इसको कहा जा रहा है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको क्या जा रहा है, अपर लिमिट। ओ माय गॉड। तो अब क्या होगा, अब आप इसमें पहले b को ठोको, तो क्या आएगा, f ऑफ b, ये स्मॉल f है बाबा और ये कैपिटल F है। अब माइनस लगा के, अरे भैया माइनस लगाओ इसमें, फिर आप किसको पुट कर दो, a को पुट कर दो, सिंपल हो गया, बस इतनी सी बात है। समझते हैं कैसे, आओ इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आपसे इन जनरल कह दिया जाए कि यही वाला एरिया चाहिए, तो कुछ बच्चे इसमें बिना इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। एक बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लें जिसके अंदर ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि 5 स्क्वायर बाई 2, ये बड़े वाले का एरिया। फिर उसमें से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दें, यानी कि -3 स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आता है, 16/2, यानी कि 8 आ जाता है। तो बच्चे ने बड़ी स्मार्टली सॉल्व किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू एक्स है, 3 से 5 के बीच में निकालना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, उसमें 3 लोअर लिमिट है, 5 अपर लिमिट है। तो पहले 5 को पुट करो, तो क्या आया, 5 स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, वही आ गया जो अभी अभी एक बच्चे ने थोड़ा सा होशियारी से निकाला था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसको देखते हैं, एक साइन थीटा का ग्राफ है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, और सिर्फ इतना एरिया निकालने के लिए कह रहा है 0 से 90 के बीच में। ये शेडेड रीजन ये वाला है, सवाल यहाँ पे लिख रखा है फाइंड शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन यहाँ पर ये है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल साइन थीटा का इंटीग्रेशन देखना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, हाँ जी माइनस कॉस थीटा होता है। और कहाँ से कहाँ तक करना था, 0 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ पे आप लिमिट लगा दो, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2। पहले आप π/2 पुट करो, यानी क्या हो गया, माइनस कॉस π/2, फिर आप माइनस लगाओ, फिर उसमें आप 0 पुट करो, तो कितना है, माइनस कॉस 0। तो फाइनली कॉस π/2 तो क्या होता है, 0, कॉस π/2 क्या होता है, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो -1 -1 क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 आ गया, ठीक है।
तो ये हो गया आपका एक सवाल। ठीक है, आंसर आ गया +1। ठीक है, एक और सवाल है, इस सवाल को मैं चाहूँगा कि आप करें। ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, कुछ और भी सवाल मैंने इंक्लूड करे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, कैसे और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक की वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक है, लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आप नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो, फिज़िक्स के लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो चलते हैं, आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बो बॉय, इन्जॉय, सी यू सून।